नमस्कार बच्चों। तो आज के सेशन में अरिथमेटिक का 10 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसमें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, ट्रेन्स के क्वेश्चन, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, पार्टनरशिप के क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा एजेस के क्वेश्चन, तो ये बहुत सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये जो सेशन होने वाला है ये एसबीआई क्लर्क 2024-25 को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशन बनाया है। इसमें अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और ये जो क्वेश्चन है क्लर्क से रिलेटेड यानी क्लर्क और पीओ दोनों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो सेशन को ध्यान से समझिए, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अरिथमेटिक सेक्शन में दिक्कत होती है क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो मैं चीजों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, तो लास्ट तक बने रहिए, सेशन को स्किप मत कीजिएगा। और पहले मैं बता दूं, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लो और इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आप यहां पे देख सकते हो। बेसिकली ये क्वेश्चन है आपका ट्रेन का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ट्रेन के ऊपर, ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन है। आराम से समझिएगा, चीजें आराम आराम से समझना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। चीजें मैं समझाने के लिए यहाँ पे आता हूँ आपको, है ना, सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, मैं तो डायरेक्टली आंसर भी बता सकता हूँ, बट मेरा काम है आपको समझाने का कि क्या चीज है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए तो देखिए, रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ ट्रेन P एंड Q इज 3:5, यानी कि यहाँ पे दो ट्रेन की बात हो रही है। कोई दो ट्रेन है, हमें नहीं पता वो दो ट्रेन कौन है, उसका नेम दिया हुआ है कि एक ट्रेन P है और दूसरी ट्रेन Q है, और इनकी लेंथ का रेशियो, रेशियो किसका, बिटवीन लेंथ, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है दोनों ट्रेन का, क्या, 3:5। स्पीड ऑफ ट्रेन P, उसके बाद P की स्पीड दी गई है, ट्रेन की स्पीड, P की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, एंड दैट ऑफ ट्रेन Q, Q की स्पीड आपको दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर, एंड दे आर रनिंग अपोजिट, कैसे रन कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, दे आर रनिंग अपोजिट टू ईच अदर। इफ ट्रेन P क्रॉसेस ट्रेन Q इन 16 सेकेंड्स, P अगर Q को क्रॉस करता है कितनी देर में, 16 सेकेंड में, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन Q। बच्चे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले देखो, कभी भी अगर स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में होता है तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हो देख लो। जैसे मान लो आपकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो सिंपली आप इसको क्या कर देना, x इंटू 5/18 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू को, ये रिजल्ट आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और अगर आपके पास x मीटर पर सेकेंड है और आप अगर इसको किलोमीटर पर आवर में लाना चाहते हो, तो आपको सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से। जैसे ही 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाता है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये हमेशा आपको यूज में आता है, ठीक है। चलिए अब मैं ट्रेन से रिलेटेड पहले कुछ चीजें भी आपको बता दूं कि क्या होता है। ट्रेन तो आप जानते ही हो, ट्रेन इस तरह की चीजें होती हैं, यानी कि ट्रेन की लेंथ जो होती है थोड़ी ज्यादा होती है। मान लो ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है, दो ट्रेन है। अगर दो ट्रेन एक दूसरे को मान लो अपोजिट डायरेक्शन में अगर क्रॉस करते हैं, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड जो होता है, रिलेटिव स्पीड जो होता है, स्पीड का सम होता है। क्या होता है, स्पीड का सम, सम ऑफ स्पीड, उनको हम क्या करते हैं, स्पीड को सम करते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है, इस समय डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन, यानी कि दोनों ट्रेन जो है, दोनों ट्रेन की जो लेंथ होती है, इनका क्या, एडिशन, इनको ऐड करना होता है। क्लियर हो गई इतनी सी बात। हाँ, अब चूंकि मैं आपको पूरे टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, तो जितना मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं वो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। चलिए अब यहां पे हम आते हैं क्वेश्चन पे। इतनी सी चीज आप समझ गए, क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चे। देखिए, तो सबसे पहले यहां पे दोनों ट्रेन की स्पीड का आपको रेशियो दिया हुआ था P एंड Q का। तो एक ट्रेन P है, एक ट्रेन Q है, और इनकी स्पीड का क्या दिया हुआ था हमें, स्पीड का हमें यहाँ पे रेशियो गिवन था कि P एंड Q की स्पीड का रेशियो क्या है, 3:5। तो अगर मैं यहाँ पे एक की स्पीड को अगर 3x मान लूं, तो दूसरे की स्पीड क्या हो जाएगी, 5x। आप बोले बिल्कुल सही सर, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए
अब दोनों जो है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू, क्यू का लेंथ निकालना है। बच्चे डिस्टेंस कैसे निकालते हो, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलेंगे सर डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड इनटू टाइम। जब भी ट्रेन की बात की जाती है, ट्रेन के केस में जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो डिस्टेंस होता है दोनों ट्रेन की लेंथ का एडिशन। बात समझ पाए? तो इसलिए जब मैं यहां पे डिस्टेंस बोलूंगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहां पे डिस्टेंस क्या आ जाएगा? दोनों ट्रेन की लेंथ का एडिशन। अब दोनों ट्रेन की लेंथ का एडिशन अगर यहां पे आएगा, सॉरी, रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ ट्रेन, सॉरी बच्चे, आई एम वेरी सॉरी, ये स्पीड का रेशियो नहीं दिया था, ये किसका रेशियो दिया हुआ है? लेंथ का रेशियो दिया हुआ, आई एम वेरी सॉरी। ये रेशियो किसका दिया है? लेंथ का। रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ ट्रेन पी एंड क्यू इज 3:5, ये लेंथ का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है। चलो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों ट्रेन की लेंथ का एडिशन, तो 3x प्लस 5x कितनी हो जाएंगी वैल्यू इसकी? 8x इक्वल्स टू स्पीड क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं बच्चे तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? उनका एडिशन हो जाता है। तो एक की स्पीड है 72 और दूसरे ट्रेन की स्पीड है 54, तो 72 प्लस 54 जब आप करोगे तो 70 50 120 प्लस 6, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 126। आप बोलेंगे सर 126 कैसे लिख दिया? तो दो ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड उनकी स्पीड का सम हो जाता है, वही अगर सेम डायरेक्शन में चलते तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? उनकी स्पीड का डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे 126 कैसे लिया आपको समझ में आया? ओके, नाउ मल्टीप्लाई किससे करना होता है? टाइम से। कितनी देर में पास करिए ट्रेन, तो आप देख सकते हैं टाइम दिया है 16 सेकंड, तो यहाँ पे 16 कर देंगे। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलत कर देंगे, ठीक है, तो आपको गलत नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। ये 126 जो है ये किलोमीटर पर आवर में है, यानी कि इस 126 में जो कॉमन वैल्यू है, मींस यहां पे अगर देखा जाए तो इसमें भी टाइम है और ये भी टाइम है, लेकिन ये टाइम सेकंड में दिया है और इसमें जो टाइम आप यूज कर रहे हो आवर में यूज कर रहे हो। एक कैलकुलेशन में अगर कोई कॉमन वैल्यू है तो उसका यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। इसमें कॉमन क्या है? टाइम। इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, लेकिन यहां पे टाइम सेकंड में है, यहां पे टाइम आवर में है। किलोमीटर पर आवर, तो टाइम इसमें आवर में है और ये सेकंड में, इसलिए हम क्या कर देंगे? टाइम को सेम बना देंगे। टाइम को क्या करेंगे? सेम बना दोगे। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं चाहता हूं कि इधर वाले को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। हमेशा ट्रेन के क्वेश्चन में स्पीड को ही कन्वर्ट करना, ठीक है, वो इजी होता है। अब ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। इतनी सी बात समझ पाए? अब इसको कैंसिल कर देंगे, 18 से जाएगा 18 7 जा, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब आप कैंसिल करोगे तो देखो यहाँ पे क्या था? 8x, 8 से अगर मैं कैंसिल कर दूं तो 8 2 जा चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलेंगे सर x की वैल्यू हो गई 7 2 जा 14, 14 5 जा कितना हो गया? 70, यानी कि x कितने के बराबर आ गया? 70 के बराबर। आप बोलेंगे सर यहां तक बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई है ना। चलो, अब हमें निकालना क्या था? लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू, क्यू का लेंथ निकालना था। बच्चे क्यू का लेंथ कितना है यहाँ पे? 5x, x कितना आ गया था? 70, तो 5x कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर x 70 है, तो आप क्या करेंगे? 5 इंटू कितना? 70, और 5 इंटू 70 कितना बना? 350, यानी कि 350 मीटर, यही क्या हो जाएगी? उसकी लेंथ हो जाएंगी। और बच्चे यही राइट आंसर हो गया। अब यहां जो जितना मुझसे हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। यही अगर मैं आपका ट्रेन, अगर मैं बिल्कुल शुरू से आपको पढ़ाया होता तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आपको कुछ डाउट भी हो रहे होंगे, 1% भी आपको यहां पे क्वेरी नहीं होता, क्योंकि मैं जब चीजें बताता हूं तो मुझे पता है आप कहां पे फंस जाते हो, क्या दिक्कत होती है आपको, कहां पे प्रॉब्लम होते हो, सारी चीजें लेकर के मैं चलता हूं। अब मैं चूंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके समझा रहा हूं, तो एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझाए जा सकते हैं। जितना हो सकता है मैंने कोशिश की आपको चीजें समझाने की, ठीक है। चलो, अब इसी क्वेश्चन को बच्चे अगर आप एग्जाम में अगर सॉल्व करते तो आप क्या करते? अब जैसे मैंने यहां पे लिखा, अब इसी को एग्जाम में सॉल्व करते तो थोड़ा सा यही चीज फास्ट हो जाता। फास्ट हो जाने का क्या मतलब है? देखो, एग्जाम का अप्रोच क्या रखते हैं मैं वो बता रहा हूं आपको। हालांकि जो मैंने समझाया ऐसे कर सकते हैं, फास्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे बता रहा था आपको। लेकिन एग्जाम में अगर आप इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? हमने देखा यहाँ पे लेंथ का रेशियो है 3:5, तो मैंने मान लिया एक लेंथ 3x, एक हो गया 5x, यानी कि डिस्टेंस दोनों का एडिशन होता है तो ये बना 8x। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या होगा? ऐड हो जाएगा। 72 प्लस 54 ये कितना हो गया आपका? 126। कितनी देर में क्रॉस करते हैं? 16 सेकंड्स में। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो 5/18 हो जाएगा, 18 7 जा हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे? 16 सेकंड से था यहाँ पे 126, हाँ, और ये कैंसिल हो जाएगा, 8 से चला गया 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 70।
x कितना आ गया आपका 70 आ गया, x 70 आ गया और हमें पूछा गया था, किसकी पूछा, x की वैल्यू 7 आ गई और ये वाला वैल्यू पूछा गया, तो 5x 5 इंटू 70 कितना आ जाएगा 350। तो इतना ही सा लिखने की आपको जरूरत थी, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं थी। ठीक है, बढ़िए आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन आपका बोट्स एंड स्ट्रीम का। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बोट्स एंड स्ट्रीम के बारे में मैं पहले बता दूं। देखो थोड़ी देर के लिए मान करके चलो कि ये है आपका रिवर, अगर ये रिवर है, एज्यूम करो ये रिवर है, नदी है, कुछ भी मान लो इसको, और पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अगर आप पानी के डायरेक्शन में बच्चे जाते हैं ना, तो उस समय की स्पीड को बोला जाता है डाउनस्ट्रीम स्पीड। क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम, और उसको हम इंडिकेट करेंगे डी से। अपोजिट डायरेक्शन में जब आते हैं ना, जिधर पानी बह रहा है, नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है उसके अपोजिट जब आते हो ना, उस समय की स्पीड को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। जनरली इसको यू से इंडिकेट करते हैं। यही अगर पानी शांत होता, पानी में कोई मूवमेंट नहीं है और अगर आप जा रहे होते, उस समय की स्पीड को हम इंडिकेट करते एक्स से। किससे, एक्स से। और वो जो पानी की स्पीड होती है ना, पानी की स्पीड को हम इंडिकेट करते हैं वाई से। पानी की स्पीड को किससे इंडिकेट करेंगे, वाई से। यहां तक बात समझ में आ गई। तो डाउनस्ट्रीम जो होता है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे होते हो, उस डायरेक्शन की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम की स्पीड। और वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती है, एक्स प्लस वाई। बोट की स्पीड प्लस नदी की स्पीड, या बोट की जगह पे कुछ भी हो सकता है, पानी में चलने वाली चीजें प्लस नदी की स्पीड। अपस्ट्रीम में जब आते हो तो इसकी स्पीड हो जाती है एक्स माइनस वाई। यहां तक बात क्लियर हुई। तो इतनी सी बेसिक चीजें आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अ मैन इन अपस्ट्रीम कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर इन 30 मिनट। देखो एक मैन है जो कि अपस्ट्रीम में ट्रेवल कर रहा है। अपस्ट्रीम मतलब नदी के अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर नदी बह रहा है। जैसे मान लो अगर ये नदी है, नदी अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो वो पर्सन जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको हम कौन सी स्पीड बोलेंगे, अपस्ट्रीम की स्पीड बोलेंगे, है ना, यू बोलेंगे। तो ये पर्सन जो है अपस्ट्रीम में ट्रेवल करता है 5 किलोमीटर 30 मिनट में। अब बताओ इसकी अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएंगी। अपस्ट्रीम की स्पीड को मैंने बोला यू से हम इंडिकेट करते हैं। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएंगी, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है इसका, 5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आ गया बच्चे 5। टाइम कितना ले रहा है ये, 30 मिनट। तो 30 मिनट टाइम ले रहा है। यहां पे बच्चे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 5 किलोमीटर पर आवर है, इसमें टाइम जो है आवर में है और ये मिनट में। तो सेम कैलकुलेशन में यूनिट सेम होना चाहिए। यहां पे टाइम आवर में है, यहां पे मिनट है, तो इसको आवर में कन्वर्ट कर दो। तो 30 मिनट का मतलब होता है 30/60 आवर, यानी कि 1/2 आवर। 1/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, यहां पे 2 आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। यू कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। यू का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक्स क्या है, रिवर की स्पीड, एक्स क्या है, बोट की स्पीड या मैन की स्पीड स्टिल वाटर में, और वाई क्या है, रिवर की स्पीड, राइट। आगे देखिए, इफ द स्पीड ऑफ द फ्लो, फ्लो बोलो, करंट बोलो, वाटर बोलो, रिवर बोलो, है ना, सबका मतलब सेम होता है। तो आपको इसकी स्पीड दी गई है 1.5, यानी कि y आपको दिया है 1.5, यानी कि x माइनस 1.5 की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो यहां से x कितना आ जाएगा बच्चे, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 11.5 किलोमीटर पर आवर। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन। मैन के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो बताओ। व्हेन मैन टेक्स 46 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी देन रिटर्न टू ए। यानी कि मान लो मैन जो है, मान लो थोड़ी देर के लिए यहीं पे मान लो ये ए था और ये बी था। मैन ए से बी पे गया और फिर बी से ए पे आ गया, कितनी देर में, क्वेश्चन में आपको टाइम दिया है, टोटल उसको 46 आवर्स लगे। ए से बी पे जाता है और फिर बी से ए पे आ जाता है, टोटल 46 आवर्स का टाइम लगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो मेरे प्यारे बच्चे एक चीज बताइएगा, अगर नदी इस डायरेक्शन में बह रही है तो जब वो ए से बी पे जाएगा तो उसकी स्पीड डाउनस्ट्रीम की होंगी, x प्लस वाई की स्पीड से जाएगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो x माइनस वाई की स्पीड से आएगा क्या। यहां तक बात क्लियर है। आप बोले सर बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे बताइए, जाने की स्पीड को हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, x प्लस वाई। x कितना आ चुका है हमारा 11.5, y कितना था हमारा, ऑलरेडी हमें y दिया हुआ है 1.5। तो 11.5 प्लस 1.5 इसकी वैल्यू कितनी होगी 13, यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो गई 13 किलोमीटर पर आवर। मैं लिख के बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, ये चीज मन में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जितनी चीजें मैं लिख रहा हूं ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें तो लिखना ही नहीं है, बट आपको समझ में भी तो आना चाहिए, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। चलो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएंगी यहाँ पे
x माइनस वाई, x माइनस वाई। अच्छा, अपस्ट्रीम की स्पीड तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, x माइनस वाई अपस्ट्रीम ये 10 किलोमीटर पर आवर है। यहां तक बच्चे आपको बात क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, आप आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, तो मैं आगे ही बढ़ रहा हूं, बट आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ूं और आप पीछे पीछे भूलते जाए सारी चीजें। देखिए, अब यहां पे जब आप जाओगे ए से बी पे, जब जाओगे तो आप मुझे बताओ ए से बी पे जाने में और बी से ए पे आने में टाइम कितना लग रहा है? 46। अब बच्चे टाइम कैसे निकालते हो ये बताओ। आप बोलोगे सर टाइम निकालने के लिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम कैसे निकाला जाता है? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम निकलता है। मैंने बोला बिल्कुल सही। क्या मुझे डिस्टेंस पता है ए से बी तक का? आप बोलेंगे सर वही तो निकालना है, पता होता तो हम क्यों करते? तो मैंने बोला ठीक है, जब नहीं पता है तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस डी है। कितना है डिस्टेंस? डी। तो जब ए से बी पे जाओगे तो डिस्टेंस डी है, और नदी अगर ए से बी की तरफ बढ़ रही है तो जाने में स्पीड हो जाएंगे डाउनस्ट्रीम की, यानी कि डिस्टेंस डी, स्पीड कितना? 13। आपने बोला सर बिल्कुल सही, तो ये जाने का टाइम हो गया। अगर मैं बोलूं आने का टाइम कितना होगा बच्चे, तो आप बोलेंगे सर आने में फिर से डिस्टेंस डी ही रहेगा, लेकिन आने में उसकी स्पीड क्या हो जाएंगी? अपस्ट्रीम की हो जाएंगी, और अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी दी गई है? 10। तो ये हो जाएगा 10। तो ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम, और यही टाइम मिला करके बच्चे क्वेश्चन में कितना टाइम दिया है? 46। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, यहां तक तो सारी चीजें समझ में आ गई, आगे कैसे सॉल्व करेंगे? अब आगे कैसे सॉल्व करोगे ये सॉल्व कर लो ना। इसमें क्या है? ये हो गया 10d प्लस 13d, 10d प्लस 13d, 10 प्लस 13 कितना आ गया? ये आ गया 23d अपॉन 13 इंटू 10, ये कितना आ गया? 130 इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 46। 23 1 जा, 23 2 जा, है ना। अब d की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 130 इंटू 2, ये कितना आ गया आपका? 260। ये कितना आ गया? 260 किलोमीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक का, ए से बी तक के बच्चे डिस्टेंस जो निकल के आया, डी माना था मैंने, और डी की वैल्यू कितनी आ गई? 260। अगर डी 260 किलोमीटर आ गया तो आपसे पूछा जा रहा था कि मुझे बताइए कि वो मैन कितनी दूर चला। बहुत सारे बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देंगे। अगर 260 दिया होता ना तो मुझे पता है 90% बच्चे 260 को टिक करके आ जाते हैं, लेकिन यहां पे गलत क्या कर देते आप? उसने पूछा था कि उस मैन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, ये बताओ आप। उस मैन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? तो वो मैन गया डी गया और फिर से डी आया, जितना गया उतना ही आया। तो 260 गया और फिर 260 आया, तो 260 प्लस 260 टोटल डिस्टेंस जो उसका कवर हुआ 520 मीटर का डिस्टेंस। हालांकि मीटर में है कि किलोमीटर में है? किलोमीटर में। ऑप्शन में किलोमीटर कर लीजिएगा, ये एरर है यहाँ पे, इट शुड बी किलोमीटर नॉट मीटर। ठीक है, तो 520 किलोमीटर जो होगा यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है बच्चे आप इस बात को समझ पाए होंगे। मैंने क्या समझाया, जितना हो सकता है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो ध्यान से चीजें समझिए। एक्चुअली अरिथमेटिक में क्या होता है, चीजें अगर आप समझ गए हो, टॉपिक का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाना, इसलिए एक ही क्वेश्चन पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूं। मेरी मजबूरी ये होती है कि हमारे पास भी टाइम लिमिट होता है। अगर यहीं पे सारी चीजें करें तो एक ही क्वेश्चन में दोस्तों आधे घंटे लग सकते हैं, है ना। और वीडियो लंबा होने पे आपको भी पता है, आप भी बोर हो जाते हो। तो चलिए देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड when a sum is invested at 15% per annum at simple interest for 2 years, and the interest received when that sum is invested at 20% per annum for 1 year compounded half yearly is rupees 432, find the sum। ये क्वेश्चन मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में चीजें समझ में नहीं आती हैं। 2 वर्ष के लिए किसी धनराशि को 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश करने से प्राप्त ब्याज, और उसी धनराशि को 20% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 1 वर्ष के लिए निवेश करने से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 432 है, धनराशि ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन हो गया हो तो अब इधर ध्यान दीजिए, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बेसिकली क्या दिया है क्वेश्चन में कि आपने कुछ पैसे साधारण ब्याज पे लगाए और कुछ पैसे चक्रवृद्धि ब्याज पे। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। अब क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज
तो सिंपल इंटरेस्ट पे जो पैसे लगाए हो वो इस रेट से लगाए हो 15% पर एनम, और कितने साल के लिए लगाए हो? 2 साल के लिए लगाए हो। 15% पर एनम से 2 साल के लिए आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो बच्चे आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर का सेम होता है। पहले साल का 15% है तो दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट 15% ही होगा, तीसरे साल का 15% ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर का सेम होता है। तो 15% से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 15% इंटू 2 या 15% प्लस 15%। आप बोलेंगे कि सर सिंपल इंटरेस्ट तो 2 साल का बन गया बड़े आराम से, कितना परसेंट? 30%। मैंने बोला बिल्कुल सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बोलेंगे कि सर इसमें आपको दिया हुआ था कि जो पर्सन जो है उसने क्या किया, when that sum, उसी सम को अगर वो इन्वेस्ट करता 20% पर एनम फॉर 1 ईयर, अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता कंपाउंडेड, जैसे ही कंपाउंडेड वर्ड आया इसका मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। और कंपाउंडेड कैसे? हाफ ईयरली, हाफ ईयरली है ना। अगर इसी पैसे को अगर 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता हाफ ईयरली, तो जो इंटरेस्ट का डिफरेंस आता वो 432 आ जाता। तो बच्चे अब हमारा काम क्या है कि हम निकाल लें कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हाफ ईयरली जब भी होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब होता है, तो जो भी इंटरेस्ट दिया गया होता है उसको 2 से डिवाइड कर देना होता है। किससे? 2 से। हाफ ईयरली का मतलब हुआ कि जो भी आपका इंटरेस्ट होगा एवरी 6 मंथ पे जो इंटरेस्ट निकल के आएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देना है, और जो बनेगा वो अगले 6 मंथ्स के लिए आपका प्रिंसिपल का काम करेगा। तो जब भी हाफ ईयरली की बात होती है इसका मतलब इंटरेस्ट जो है एवरी 6 मंथ्स पे कैलकुलेट किया जाता है, 6 मंथ्स पे होता है। एनुअली का मतलब 1 साल पे कैलकुलेट किया जाता है। क्वार्टरली का मतलब 3 महीने पे वो चीजें होती हैं, है ना। यही अगर मंथली होता तो 1 महीने पे होता है। तो ये हाफ ईयरली मतलब जो भी है कंपाउंडिंग पीरियड जो भी दिया है उतने टाइम पे इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब आपका अमाउंट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, उतने टाइम पे आपका चेंज होता जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पे करना क्या होता है, करना ये होता है कि जो भी आपको इंटरेस्ट दिया हुआ अगर हाफ ईयरली है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 20% पर एनम है, तो ये 20% पर एनम है बच्चे, लेकिन हमें हाफ ईयरली चाहिए, तो इसलिए हमारा रेट कितना हो जाएगा? अभी हमारा रेट हो जाएगा 20% डिवाइडेड बाई 2, और जैसे ही डिवाइडेड बाई 2 कर दिया ये क्या हो गया? पर हाफ ईयर, पर हाफ ईयर, 1 हाफ ईयर का इंटरेस्ट आपका इतना बना। आप जब 2 से कट करेंगे तो ये कितना हो गया? 10, यानी कि ये बना 10% पर हाफ ईयर। 10% क्या बना? पर हाफ ईयर। अब बच्चे यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो आपसे पूछा जा रहा है 1 साल के लिए पूछा जा रहा है, कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। और अगर मैं 1 ईयर की बात करूं ना, 1 ईयर की अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? आप बोलेंगे सर 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, पहला 6 मंथ्स का पीरियड और दूसरा 6 मंथ्स का पीरियड। 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2, 6 महीने और 6 महीने। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? पहले 6 महीने का इंटरेस्ट आपका बनेगा 10%, पहले 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपका कितना बनेगा? 10%, और अगले 6 मंथ्स का भी आपका इंटरेस्ट बनेगा 10%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इनका नेट परसेंटेज निकालना होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? हम इसका क्या कर लेते हैं? नेट परसेंटेज चेंज निकाल देते हैं। तो जब आप इसका नेट परसेंटेज चेंज यहाँ पे निकालिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे बच्चे? आप बोलेंगे सर यहाँ पे ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, यही हो जाएगा। जो बच्चे जानते होंगे उनको पता होगा मैं क्या लिख रहा हूं। 10 प्लस 10 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21%। यानी कि बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कितना आ गया आपका? 21% आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट बना था 30%, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बच्चे 21%, और क्वेश्चन में यही दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ था 432। 30% और 21% का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 432। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं 30% एंड 21%? आप खुद बता दो डिफरेंस कितना आया। आप बोलेंगे सर 9%, यानी कि 9% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 432 दी गई है। और आपसे सम पूछा जा रहा है, सम का मतलब प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल हमेशा बच्चे 100% होता है। ठीक है, तो 9% की वैल्यू अगर 432 है तो 100% हमें निकालना है। निकाल लीजिए 100%, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 432 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 9 आ गया। 4372 9, ये 9 से कट जाएगा, काट दीजिए 9 से।
9 4 जा 36, 7 9 8 जा 48 इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4800 हो गई। यानी कि जो आपका प्रिंसिपल होगा वो बच्चे आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। और यही करेक्ट आंसर है, आपसे यही पूछा गया था। ठीक है, फाइंड द सम, तो प्रिंसिपल इज 4800। और बहुत सारी चीजें बच्चे मैंने अभी जो लिखा, जैसे मैंने ये लिखा आपको समझाने के लिए, ये लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ये जो मैंने लिखा आपको ये समझाने के लिए, इसको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मन में देख सकते थे 20% है, हाफ ईयरली से 10% बनेगा, 2 बार 6 महीने आएंगे, 10 + 10 + 10 × 10, ये डायरेक्टली 21%। डायरेक्टली हम यहाँ पे ये चीज निकाल सकते थे। ये दोनों समझ लो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। डायरेक्टली 30%, 21%, ये 9% की वैल्यू दी गई थी। आपको एग्जाम में बस ये वाला ही पार्ट लिखना था, बस इतना ही सा लिखना था और आपका आंसर आ जाता। लेकिन जो बच्चे बिगिनर होंगे, जिनको नहीं पता है, उनको समझाना भी है, इसलिए मैंने ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिख के बताया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो सेशन को लाइक भी कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए। ठीक है, इतना सा एफर्ट आप लोग भी लगाया कीजिए अगर मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो। ठीक है, अगर समझ में आ रहा हो तभी करना। अगर आपको लग रहा है कि मैं समझा रहा हूं और आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर आप करोगे भी तो मत करो, उससे बेटर है ना। चलिए यहां पे देखिए, A book was marked up by 50% above cost price। अब बच्चे ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है ये? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या दिया हुआ है आपको? A book was marked up by 50% above cost price and allowed ₹100 discount on mark price. If shopkeeper still made a profit of ₹100, then find the selling price of the book। इसको हिंदी में एक बार पढ़ देता हूं। एक किताब को लागत मूल्य से 50% अधिक पर चिन्हित किया गया और अंकित मूल्य पर ₹100 की छूट दी गई। यदि दुकानदार ने फिर भी ₹100 का लाभ कमाया तो किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किताब को कितने में बेचा गया ये आपको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, चलिए देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, है ना। देखो, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे एक चीज समझ लो। देखो, एक होता है कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे आप कोई चीज खरीदते हो उसको कॉस्ट प्राइस बोला जाता है या उसी को बोला जाता है क्रय मूल्य। जिस प्राइस पे आप बेच देते हो उसी को बोला जाता है सेलिंग प्राइस या उसी को बोला जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, एक होता है मार्क प्राइस। जितने में मैंने खरीदा उससे ज्यादा प्राइस करके मैंने उसके ऊपर कोई स्टिकर चिपका दिया या कुछ प्राइस लिख दिया, उसी को बोला जाता है एमआरपी या उसी को बोलते हो लेवल प्राइस। आपने एक लेवल लगा दिया। डिस्काउंट हमेशा लेवल प्राइस पे ही दिया जाता है। आप कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट दोगे तो आपको कोई बेनिफिट होगा क्या? नहीं ना। तो ये सब तो एक्चुअल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर होता है? एमआरपी पे। अब अगर क्वेश्चन में बोल दिया है कि डिस्काउंट सीपी पे है तो वहीं पे देना होगा, लेकिन जनरली वही होता है, डिस्काउंट एमआरपी के ऊपर होता है। ठीक है, चलिए तो इतनी सी बात समझ गए आप। अब आ जाइए, अब बच्चे यहाँ पे देखिए, अ बुक वाज मार्क्ड अप बाय 50% अबव कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले 50% अबव, 50% ज्यादा है। 50% की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? 1/2। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कॉस्ट प्राइस और मैंने बोला यहाँ पे एमआरपी, तो a book was marked up by 50% above cost price। अगर मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 2 यूनिट मान लिया बच्चे, तो 2 का 50% हुआ 1, यानी कि 1 ज्यादा हो गया, यानी कि एमआरपी हो गया आपका 3 यूनिट। यानी कि सीपी एंड एमआरपी का रेशियो बना 2:3। यानी कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 2x मान लूं तो हमारा एमआरपी कितना बन जाएगा? 3x बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, एंड अलाउड ₹100 डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे ₹100 का डिस्काउंट दे दिया गया। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बनता है वही कहलाता है आपका सेलिंग प्राइस। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप मुझे खुद बता दीजिए, 3x एमआरपी है और उसने इस पे ₹100 का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि आपको दिया कितने में? आपको दिया उसने 3x - 100 पे। इतने रुपए में आपको बेचा, यानी कि यही प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है, इफ शॉपकीपर स्टिल मेड अ प्रॉफिट ऑफ 100, और अभी भी उसको ₹100 का प्रॉफिट होता है। अब आप मुझे ये बता दो, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है आपका सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट या लॉस के लिए हमेशा देखा जाता है कि खरीदा कितने में और बेचा कितने में। हमने खरीदा है इतने में और हमने बेचा है इतने में, तो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट होगा। मैंने 20 में खरीदा, 25 में बेच दिया, तो 25 - 20 ₹5 का प्रॉफिट हुआ। यहां पे इतने में खरीदा, इतने में बेचा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, जो आएगा वही प्रॉफिट होगा। तो बताइए मुझे यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 3x - 100, ये सेलिंग प्राइस, इसमें से घटा देंगे 2x को, और यही वैल्यू प्रॉफिट होगा, और यही प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में 100 आपको दिया हुआ है। क्लियर? आगे देखिए, 3x - 2x, इसकी वैल्यू हो गई x,
और ये 100 उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, x की वैल्यू हो गई 200। आपसे पूछा जा रहा था देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। अब x की वैल्यू 200 आ गई, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब x की जगह पे रख दो 200, तो 200 इंटू 3 600, 600 माइनस 100 कितना आ गया 500, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चे 500 इज द राइट आंसर। बोलिए बात समझ में आई, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चे ये जो है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पार्टनरशिप, पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूं। पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप में क्या होता है बेसिकली कि कुछ लोग बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद वो जो प्रॉफिट होता है बिजनेस से उसको आपस में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो कैसे बांटते हैं, ये बांटा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है बेसिकली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा बिजनेस में लगाया है और ये पैसा जितने टाइम के लिए बिजनेस में लगा हुआ है उस टाइम से मल्टीप्लाई करना। ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये टाइम इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पैसा कितने टाइम के लिए है वही टाइम से यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ गए, पैसा कितने टाइम के लिए बिजनेस में वो टाइम चाहिए यहां पे। अगर टाइम सेम होता है तो टाइम लेने की जरूरत नहीं होती। अब इसमें अलग अलग केसेस बनते हैं तो डिटेल की चीज है, यहां पे बस इतनी सी चीज ध्यान रखिए। अब आ जाइए, देखिए बच्चे अब यहां पे मोहन एंड श्याम स्टार्ट्स अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹35,000 एंड ₹40,000 रेस्पेक्टिवली। मोहन एंड श्याम की बात हो रही है, मैं शॉर्ट में मोहन को M लिख देता हूं और श्याम को मैं S लिख देता हूं। अब मोहन ने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया 35,000, मोहन ने लगाया 35,000 एंड श्याम ने कितने रुपीस इन्वेस्ट किए बिजनेस में, तो श्याम ने इन्वेस्ट किया 40,000, श्याम ने इन्वेस्ट किया 40,000, ठीक है। स्टार्ट्स अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 35,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद दीपक ज्वाइन देम। अब दीपक भी आ गया 6 महीने के बाद, दीपक ने ज्वाइन किया एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, बच्चे हमेशा यही चीज पे फोकस किया जाता है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ दीपक इज ₹9,000। यहां पे जो प्रॉफिट बांटने की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 1 ईयर के बाद, जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ उस समय प्रॉफिट बांटने की बात हो रही है। तो उस 1 ईयर तक में इन दोनों ने तो पहले ही पैसे लगाए थे शुरू में ही, यानी कि इसका पैसा 12 महीने तक रहा और इसका भी पैसे 12 महीने तक रहा। लेकिन दीपक 6 महीने के बाद आया था तो इसका पैसा तो 6 ही महीने तक रहा। लेकिन इसने कितना पैसा लगाया है हमें पता है क्या, नहीं पता है। मान लो दीपक ने X रुपए लगाया था बिजनेस में और ये 6 महीने के बाद ज्वाइन किया था और प्रॉफिट 1 साल के बाद बांटा जा रहा है, इसका मतलब इसका पैसा कितने टाइम तक रहा बच्चे, इसका पैसा 6 ही महीने तक रहा। यहां तक बात समझ गए, आप बोलेंगे सर बिल्कुल बात क्लियर हो गई है ना। चलो आगे दिया है और दीपक को प्रॉफिट कितना मिलता है 9,000 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 39,000। टोटल प्रॉफिट 39,000 दिया हुआ है जिसमें दीपक का प्रॉफिट कितना है 9,000 है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ दीपक। आपसे पूछा जा रहा है बच्चे कि दीपक का इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आप ये बताइए, दीपक का इन्वेस्टमेंट आपको बताना है, ठीक है। चलो तो अगर हमें यहाँ पे दीपक का इन्वेस्टमेंट बताना है तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मोहन का इन्वेस्टमेंट, उसका टाइम, दूसरा कौन था आपका, श्याम का इन्वेस्टमेंट, उसका टाइम, दीपक का इन्वेस्टमेंट, उसका टाइम। अब जो कटने वाला टर्म है पहले कट कर दीजिए, आप देखेंगे 6 तीनों में कट जाएगा। 6 से मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूं। अगर मैं 6 से कैंसिल करूं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो बच्चे इसकी वैल्यू कितनी हो गई 35,000 इंटू 2, ये बना 70,000, इसकी वैल्यू हो गई 80,000, इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चे 80,000, और ये कितना हो गया आपका x, ये कितना हो गया आपका x। अब यहां पे मुझे दीपक का प्रॉफिट दिया हुआ तो दीपक का ही यूज करना पड़ेगा हमें, तभी x की वैल्यू आ पाएंगी। तो दीपक का प्रॉफिट अब बच्चे हम यहां से निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैसे बांटते हो, तो देखो दीपक का प्रॉफिट है कितना, बेसिकली यहाँ पे x है, तो दीपक का प्रॉफिट x अपॉन कैसे निकाला जाता है, जिसका निकालना उसको वहां पे रख दो, उसके बाद जितने हैं इन सब का एडिशन नीचे में रख दो। तो 70,000 प्लस 80,000 प्लस x, 70,000 प्लस 80,000, इसकी वैल्यू हो गई 1,50,000 प्लस कितना x, और जो टोटल प्रॉफिट है जिसको बांटना था, बांटना कितने प्रॉफिट को है 39,000 को, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 39,000 से, और यही प्रॉफिट आ जाएगा दीपक का जो कि कितना दिया है 9,000। यही वैल्यू कितनी हो गई बच्चे 9,000।
अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, जो कैंसिल होने वाला होगा। आप बोलेंगे सर ये 3 जीरो से 3 जीरो आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। मैंने बोला बिल्कुल सही है, होगा ही कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करिए 39 इंटू एक्स, ये कितना बना आपका 39x अपॉन, ये देख लीजिए नीचे में कितना है आपका 1,50,000 प्लस एक्स और इक्वल्स टू कितना है ये 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, मैं इधर लिख रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 9 का मतलब 9/1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये वैल्यू हो जाएंगी 39x इक्वल्स टू। अब इसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि मुझे लग रहा है आगे जाके ये कटेगा, इसलिए मैं रहने देता हूं। मैंने लिखा 1,50,000 इंटू 9, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, प्लस ये बन जाएगा 9x। अब ये 9x को इधर भेज दो, 9x जब इधर आएगा तो 39x में से 9x आपका निकल जाएगा। 39x में से जब 9x आपका निकलेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30x। 30x की वैल्यू हो गई 1,50,000 इंटू कितना 9। अब बच्चे देखिए ये कट जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा और 3 से चला जाएगा, कितनी बार में 5 बार में, तो ये हो गया कितना 5,000। और 5,000 इंटू 9, 5,000 इंटू 9 यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 5,000 इंटू 9 45,000। x की वैल्यू कितनी हो गई 45,000। और हमने दीपक का इन्वेस्टमेंट कितना माना हुआ था, यही पूछा गया ना, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ दीपक। और दीपक का इन्वेस्टमेंट हमने शुरू में x ही तो माना था और x की वैल्यू 45,000 आ गई, यानी कि आपका करेक्ट आंसर कितना बना बच्चे 45,000 इज द राइट आंसर। दीपक का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 45,000। बोलिए यहां तक कोई भी तकलीफ आपको नहीं है? अगर कोई नया बच्चा जुड़ रहा है, देख रहा है, तो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चंस, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है आने वाले एग्जाम में, है ना। तो कनेक्टेड रहिए मेरे साथ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है आपका पाइप्स एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है ना, टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टर्न। तो ये पाइप्स एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पाइप P एंड पाइप Q टुगेदर कैन फिल हाफ ऑफ अ टैंक इन 7 आवर्स। ध्यान दीजिएगा बच्चे, देखिए P एंड Q जो है, दो पाइप है P एंड Q, दोनों मिल करके किसी टैंक को जब भरते हैं तो आधा भरने में उनको 7 घंटे लग जाता है, ये दिया हुआ। आधा भरने में कितना टाइम लग जाता है 7 आवर्स। आप बताइए मुझे, आधा भरने में अगर उनको 7 आवर्स का टाइम लग रहा है तो पूरा भरने में कितना टाइम लग जाएगा? आप बोलेंगे सर 14 आवर्स। आधा काम आप 7 घंटे में कर रहे हो तो पूरा काम को करने में 14 घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल सही। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं P एंड Q को पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लग जाएगा 14 आवर्स। P एंड Q अगर मिल करके काम करे तो पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा 14 आवर्स। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़िए। While pipe R can empty 40% of the same tank in X hours। कोई R है, कोई नल कौन है? R है। अगर R उसी टैंक को खाली करना चाहे, उसी टैंक को अगर खाली करना चाहे तो उसके 40% पार्ट को, जितना पूरा टैंक की कैपेसिटी होंगी उसका 40% खाली करने में उसको x घंटे का टाइम लग जाता है, x आवर्स का टाइम उसको लग जाता है। क्लियर यहां तक? तो आपसे पूछा जा रहा है when all 3 pipes open together, तीनों पाइप को अगर मैं चालू कर दूं, तीनों पाइप मींस कौन? पहले P एंड Q और ये जो तीसरा खाली करने वाला आ गया, अगर तीनों एक साथ चलने लग जाएं टुगेदर इन सेम एम्प्टी टैंक, उसी एम्प्टी टैंक में, जो एम्प्टी टैंक है उसी टैंक में अगर तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, देन इट कंप्लीटली फिल्ड इन 26:1/4 आवर्स। तो वो भर जाएगा, कितनी देर में भर जाएगा? 26:1/4 आवर्स में। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो x है ना, इसको क्वेश्चन की तरह समझ के चलिए, अभी आप इस पार्ट को छोड़ दीजिए। बस हमारा काम यहाँ पे ये है कि टैंक हमारा खाली कितनी देर में होगा, हम ये निकालने जाते हैं कि टैंक हम कितनी देर में खाली कर सकते हैं। x की वैल्यू हम लास्ट में निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए P एंड Q दोनों मिलकर के 14 आवर्स में टैंक को भर रहे थे, और अगर तीनों मिल जाए, कौन कौन तीनों मिल जाए? P मिल जाए, Q मिल जाए और R मिल जाए। अगर ये तीनों मिल जाए तो टैंक जो होगा खाली होगा इतने आवर्स में। इतने आवर्स में इसको ब्रेक कर दीजिए बच्चे। 26:1/4 का क्या मतलब हुआ? आप बोलेंगे कि 26:4 यानी कि 52 का डबल, 104 + 1, ये हो जाएगा 105, 105/4 आवर्स। ठीक है, फिर से देख लो, 26 का 52, 52 का डबल मतलब कि कितना? 104 + 1, 105, यानी कि ये बन जाएगा 105 बटे कितना? 4 घंटे। अब हम क्या करते हैं, टोटल कैपेसिटी हमें मानना होता है, इसका एलसीएम ले लेते हैं।
14 और 105 का एलसीएम ले लेते हैं तो 105 तो यहाँ पे आ जाएगा, 7 है 2 नहीं है तो यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 210। कितना हो गया 210 बच्चे। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी 210 यूनिट टोटल टैंक की कैपेसिटी मान लिए 14 घंटे में भर रहा है, इसको 14 से अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा 14 इक्के 14 और 7 14 25 70 15 आ गया। इसको डिवाइड करोगे 210 को इससे तो 2 इंटू 4 ये कितना आ गया 8 आ गया। बच्चे यहां तक क्लियर है आपको बात क्या लिखा मैंने? चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे बस इतने सी चीज अगर आप समझ गए। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, P प्लस क्यू कितना है 15, P प्लस क्यू कितना लिखा हुआ 15 एंड P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर कितना लिखा हुआ बच्चे यहाँ पे 8। अब P प्लस क्यू की जगह पे अगर आप 15 रख देते हो, यहाँ पे अगर आप 15 वैल्यू रख देते हो तो 15 प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 8 हो गई। तो यहां से जब आप आर कैलकुलेट करोगे तो 8 माइनस 15, 8 माइनस 15 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे -7। कितनी हो गई -7। -7 क्या शो कर रहा है कि ये खाली करने वाला नल है, खाली करने वाला पाइप है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है। तो R -7 शो कर रहा है कि अगर ये 1 घंटे तक चले तो 1 घंटे में 7 यूनिट खाली करेगा। ठीक है बच्चे, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि 40% को खाली करने में x आवर्स लगता है और x की वैल्यू निकालना है, तो 40% को खाली करने में जितना टाइम होगा वही x की वैल्यू हो जाएंगे कि नहीं। टोटल कैपेसिटी हमने कितना माना था 210, इसका 40% कितना बनेगा बच्चे, आप बोलेंगे इसका 10% हुआ 21, तो 40% की वैल्यू 21 इंटू 4 ये बन जाएगा 84, यानी कि इसका 84 यूनिट खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट खाली करने में 7 घंटे टाइम लग रहा है, तो 84 को करने में 84/7 यानी कि इससे कट गया 12, यानी कि कितना टाइम लग जाएगा बच्चे 12 घंटे का टाइम लग जाएगा। और यही हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये क्या है करेक्ट आंसर। मुझे पता है जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे पहले से उनको बहुत सारी चीजें दिक्कत हुई होंगी कि ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, ये क्या कर दिया, तो इसके लिए शुरू से पढ़ना होता है। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो अच्छा, इसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी लिख दी है ना जो हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। जैसे ये वाला पार्ट, क्या हम ये लिखने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे ये जो ऐसे लिख करके मैंने समझाया, इसको लिखने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। ये सब चीजें तो हम मन में कर सकते थे, चाहते तो बस इतना सा आप लिख सकते थे, उसके अलावा ये सब बिल्कुल भी नहीं लिखना था, डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते थे। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देखिए बच्चे, ये आ गया आपका किसका क्वेश्चन है, ये है आपका एज से रिलेटेड, एजेस का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। अब एज में क्या होता है, कुछ चीजें समझ लो। जैसे एक प्रेजेंट एज होता है, अभी आप सबकी जो एज है वो प्रेजेंट एज है, आपकी एज बढ़ जाएंगे। जैसे 5 साल के बाद अगर मैं बोलूं आपकी एज कितनी हो जाएंगी, तो आप अपनी एज में 5 ऐड कर दोगे, मल्टीप्लाई मत कर देना। बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं बोलूं कि प्रेजेंट एज x है तो 5 साल के बाद कितनी होगी, कुछ बच्चे बोलते हैं 5x। अरे 5x कैसे होगा, 5 साल के बाद कितनी हो जाएंगी, 5 साल बढ़ जाओगे तो x + 5 होगा ना। तो आगे जाने का मतलब ऐड कर देना प्रेजेंट में, पीछे जाने का मतलब प्रेजेंट में से माइनस कर देना। अगर मैं बोलूं अभी प्रेजेंट एज है 20 इयर्स, 5 साल पहले की एज क्या होंगी, तो 20 - 5 15 इयर्स 5 साल पहले रही होंगी। अगर मैं बोलूं कि आपकी एज 5 गुनी हो गई, 5 टाइम्स हो गई, और अभी आपकी एज है x और 5 टाइम्स हो गई, तो बोलोगे आप 5x। क्लियर हुआ इतनी सी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाइए। अब यहां पे एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ गोलू एंड भोलू इज 30 इयर्स। ये गोलू और भोलू दो लोग हैं, गोलू है, ये है गोलू और ये है भोलू। इनका एवरेज कितना दिया गया है 30 साल। तो बच्चे गोलू एंड भोलू का अगर एवरेज 30 साल है तो गोलू एंड भोलू का टोटल कितना हो जाएगा। गोलू को मैं शॉर्ट में जी लिख रहा हूं और भोलू को मैं शॉर्ट में बी लिख रहा हूं। तो गोलू एंड भोलू का टोटल कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे टोटल निकलता है एवरेज इंटू नंबर। एवरेज 30 है, नंबर 2 है, तो 30 इंटू 2 कितना आ गया 60, यानी कि गोलू एंड भोलू का टोटल कितना आ गया 60 इयर्स। क्लियर है? यहां तक आप बोलेंगे क्लियर है। आगे बढ़िए। एंड चंदू इज 4 इयर्स ओल्डर देन गोलू, यानी कि चंदू जो है 4 साल बड़ा है किससे, गोलू से। चंदू 4 साल बड़ा है गोलू से, तो चंदू बड़ा है गोलू से 4 साल, यानी कि चंदू की एज को अगर मैं C मान लूं तो गोलू, तो चंदू एंड गोलू की एज का जो डिफरेंस है ये 4 साल है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे बढ़िए। 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले की बात हो रही है। रेशियो ऑफ एज ऑफ गोलू टू चंदन, गोलू एंड चंदन की एज का रेशियो, गोलू एंड चंदन की एज का रेशियो
किसका रेशियो बच्चे? गोलू एंड चंदन, गोलू एंड चंदन की एज का रेशियो कब? लेकिन 4 साल पहले, 4 साल पहले। मैं यहाँ पे -4 लिख देता हूं, मुझे समझ में आएगा कि गोलू की एज 4 साल पहले और चंदन की एज 4 साल पहले। इसका रेशियो कितना दिया हुआ है आपको? 3:4। कितना रेशियो दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ एजेस ऑफ गोलू, भोलू एंड चंदू। गोलू, भोलू एंड चंदू की एज का सम निकालना है 5 इयर्स हेंस, 5 साल के बाद। जब भी कभी इस तरह से चीजें बोली जाती है 5 साल के बाद, 4 साल पहले, तो रेफरेंस जो होता है प्रेजेंट लेकर के चलते हो, यानी कि प्रेजेंट से 5 साल के बाद की बात हो रही है। क्लियर है इतने से चीज? चलिए, अगर इतने से चीज आपको क्लियर है तो बच्चे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर मान लो आप हो, आपका ब्रदर है, आपके बीच में अगर एज का डिफरेंस 5 साल है, तो 10 साल पहले भी डिफरेंस 5 साल रहा होगा, आगे भी जाओगे तो 5 साल रहेगा। एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। आज प्रेजेंट में जितना डिफरेंस है वही आगे भी डिफरेंस रहने वाला है, वही पहले भी डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे 4 साल पहले उनकी एज का डिफरेंस कितना है? ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट, आप बोलेंगे 1 यूनिट, और ये 1 यूनिट और ये 4 साल का डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहता है ना। तो इस समय ये जो 1 यूनिट हुआ यही कितने के बराबर होगा बच्चे? ये 4 साल के बराबर हो गया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 साल है तो इसकी एज है 3 यूनिट 4 साल पहले, 1 यूनिट 4 साल, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 3 × 4, मतलब ये 12 साल हो गया। और इसकी एज है 4 यूनिट, मतलब कि 4 × 4, ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 16 साल। ये हो गया 3 × 4 12 साल, और ये कितना हो गया? 16 साल। यानी कि मैं बोल सकता हूं 4 साल पहले गोलू की एज 12 साल है और 4 साल पहले चंदू की एज कितनी है? 16 साल है। आपसे पूछा जा रहा था गोलू, भोलू एंड चंदू की एज 5 साल के बाद कितनी हो जाएंगे। बच्चे मुझे गोलू एंड भोलू की प्रेजेंट एज तो पता है, देखो गोलू एंड भोलू की मुझे प्रेजेंट एज कितना पता है? 60 इयर्स। लेकिन 5 साल के बाद क्या हो जाएगा? 5 साल के बाद ये गोलू भी 5 बढ़ेगा, भोलू भी 5 बढ़ेगा, तो मैं इसमें 10 ऐड कर देता हूं, यानी कि 5 साल के बाद गोलू एंड भोलू कितने साल का हो जाएगा? 70 साल का। अगर मुझे चंदू की एज मिल जाए तो चंदू की एज, देखो चंदू की एज 4 साल पहले 16 है, चंदू की एज 4 साल पहले 16 है, तो चंदू प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 20 का। चंदू की एज प्रेजेंट में कितनी हो जाएंगी? 20। लेकिन 5 साल बाद में, 5 साल बाद में चंदू की एज में भी 5 ऐड हो जाएगा, यानी कि चंदू की एज हो जाएगी 25। तो गोलू और भोलू 5 साल बाद में 70 थे और चंदू 25 था, तो दोनों को ऐड कर दोगे 70 और 25, 70 और 25 दिख रहा है ना आप लोगों को नीचे? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 70 एंड 25। तो बेसिकली ये कितना हो गया आपका? 95। कितना हो गया? 95। यानी कि गोलू एंड भोलू जो होगा उसका 5 साल के बाद की एज कितनी हो जाएंगे? 95 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलिए, बात समझ पाए क्या? अब इसमें कुछ चीजें जो मैंने लिख दिया, जैसे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप मन में सोच सकते थे बच्चे, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है ना। G माइनस ये जो मैंने लिख के बताया इसकी जरूरत नहीं थी, ये जो चीज थी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, 1-2 लाइन लिखना था, आपका आंसर आ जाता। मैंने समझाने के लिए भी बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चे ये मिक्सचर का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? मिक्सचर का। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अ कंटेनर कंटेन्स टोटल 120 लीटर मिक्सचर। कितना लीटर मिक्सचर है? टोटल 120 लीटर मिक्सचर है ऑफ मिल्क एंड वाटर। यानी कि ये जो 120 लीटर मिक्सचर है बच्चे, इसमें क्या है? मिल्क भी है एंड इसमें क्या है? वाटर भी है ना। मिल्क एंड वाटर इन विच क्वांटिटी, अच्छा, इन विच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 20 लीटर। यानी कि 120 लीटर ये जो मिक्सचर है, देखो मैं साथ में लिखता भी हूं, 120 लीटर क्या है? ये मिक्सचर है। 120 लीटर मिक्सचर है। किसका किसका मिक्सचर है 120 लीटर? तो आप बोलेंगे बच्चे इस 120 लीटर में मिल्क भी है और इस 120 लीटर में क्या है? वाटर भी है। लेकिन क्वेश्चन में आपको पहले ही दे दिया कि इसमें वाटर कितना दिया हुआ है? 20 लीटर। वाटर 20 लीटर है, टोटल 120 में वाटर 20 है, तो यानी कि जो बचा 120 में से 20 हटा दोगे, 100 बचा। ये 100 क्या हो गया? आपका मिल्क हो गया। यानी कि 100 लीटर मिल्क है, 20 लीटर क्या है? वाटर है इस 120 में। आगे बढ़िए। इफ 36 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 36 अब आपने इसमें से निकाल लिया। ध्यान रखिएगा बच्चे, इसके पहले भी सेशन लिया था तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको करवाया था, उसमें मैंने बताया था जब भी किसी मिक्सचर में से जब कोई क्वांटिटी आप बाहर निकालते हो, जब भी किसी मिक्सचर में से कोई क्वांटिटी आप बाहर निकालते हो, तो जिस रेशियो में वो मिक्स्ड है उसी रेशियो में वो बाहर निकलता है। जिस रेशियो में वहां पे उसको मिलाया गया है उसी रेशियो में भी वो बाहर निकलेगा। बच्चे अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो मिल्क कितना था? 100 एंड वाटर कितना था यहाँ पे? 20। अगर आप यहाँ पे इसका रेशियो निकालोगे 21 या 20, 25 या 100, आप बोलोगे मिल्क एंड वाटर 5:1 के रेशियो में है इसमें।
तो अगर ये 5:1 के रेशियो में है, अगर आप यहां से 36 लीटर बाहर निकालोगे बच्चे, 36 लीटर जब आप बाहर निकालोगे तो ये 36 लीटर में मिल्क एंड वाटर भी 5:1 के रेशियो में बाहर निकलेंगे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 36 को 5:1 के रेशियो में आप ब्रेक कर दीजिए। कैसे करोगे आप बोलोगे 6 यूनिट की वैल्यू 36 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई, तो ये 5 यूनिट है तो 5 इंटू 6 ये 30 हो जाएगा, और ये 1 यूनिट है तो 1 इंटू 6 ये 6 हो जाएगा। यानी कि मिल्क में से 30 निकलेगा, वाटर में से 6 निकलेगा। बच्चे वाटर में से 6 निकाल दीजिए और मिल्क में से कितना निकाल दीजिए, 30 निकाल दीजिए। बोलिए यहां तक बात क्लियर हो गई? आप बोलेंगे सर यहां तक क्लियर है। आगे देखिए अब, तो 36 लीटर हमने निकाल लिया कंटेनर में से एंड 6 लीटर मिल्क एडेड। अब इसमें क्या किया गया, 6 लीटर आपने मिल्क ऐड कर दिया, तो मिल्क में 6 लीटर आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 6 लीटर ऐड कर दीजिए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन व्हाट परसेंट लेस देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। अब ये फाइनल मिक्सचर बन गया बच्चे। फाइनल मिक्सचर में बताओ मिल्क कितना है, 100 माइनस 30 70। फाइनल मिक्सचर में मिल्क हो गया 70 एंड वाटर कितना हो गया आपका, यहाँ पे वाटर कितना हो गया 20। बच्चे कुछ गलत तो नहीं हो गया, यहाँ पे वाटर कितना हो गया 20। एक मिनट फिर से देख लें, तो 120 लीटर हो गया जिसमें 20 लीटर वाटर है, ठीक है, इस वैल्यू ठीक है। 36 लीटर मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम कंटेनर एंड 6 लीटर मिल्क एडेड। अरे सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, 6 लीटर मिल्क को ऐड किया मैंने, यहाँ पे ऐड कर दिया बच्चे, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। 6 लीटर क्या ऐड किए हो, मिल्क ऐड किए हो, तो मिल्क यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना, मिल्क के साथ ऐड होगा, तो मिल्क आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया +6, ठीक है। 6 लीटर आपने मिल्क ऐड कर दिया। फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज व्हाट परसेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सही है। अब बताइए मुझे टोटल वाटर आपका कितना हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, और टोटल मिल्क कितना हो गया 176। ये कितना आ गया 76। मिल्क टोटल हो गया 76 एंड वाटर कितना हो गया 14 हो गया। आपसे पूछा जा रहा था फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर व्हाट परसेंट लेस देन मिल्क। अब देखो यहाँ पे मिल्क कितना, मैं एक बार फिर लिख देता हूं, यहाँ पे मिल्क कितना आ गया आपका 76 एंड वाटर कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे वाटर आ गया यहाँ पे 14। तो आपसे पूछा गया है वाटर जो है कितना परसेंट कम है किससे, मिल्क से। तो वाटर कितना परसेंट कम है, जब भी परसेंटेज निकाला जाता है, अगर मेरा डीआई का लेक्चर आपने देखा होता तो उसमें आपको समझेगा कैसे निकालते हैं। डीआई का लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां पे जाकर के देखो, ये चीजें मैंने समझाया है कैसे परसेंटेज चेंज निकाला जाता है, ठीक है। चलो तो कैसे है, तो इसका डिफरेंस आ गया, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 52, अरे हो सॉरी कितना हो जाएगा 62 और अपॉन कितना 76 और इनटू कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 100। बोलिए जल्दी से, यहां तक आपको बात क्लियर है क्या? फाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ मिल्क। वाटर कितना परसेंट कम है किससे, मिल्क से। वाटर कितना परसेंट कम है मिल्क से, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 62 अपॉन कितना 76 इंटू कितना 100। इसको हम किससे कट कर सकते हैं, किससे कट कर सकते हैं बच्चे? मुझे लग रहा है ना अभी भी कुछ गलत हो रहा है, कहीं पे तो गलत हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 36 लीटर टेकन और 6 लीटर मिल्क एडेड, 6 हमने मिल्क ऐड कर दिया यहाँ पे, और क्वांटिटी ऑफ वाटर इज व्हाट परसेंट, ठीक है। 36 लीटर मिक्स इज टेकन आउट, 36 निकाल दिया आपने, निकाला तो आपका 30 यहाँ से निकल गया, 6 यहाँ से निकल गया, तो 70 6 76 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कट कीजिए यहाँ से बच्चे, इसको अगर आप कट करोगे 2 से जाएगा, ये कितना हो गया 31, और 2 से जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका 38। अरे यही है ना, अब 2 से चाहो तो इसको भी कट कर दो, ये हो जाएगा 50 और ये 2 से जाएगा ये कितना हो जाएगा 19। अब बताओ मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो 1550, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू 50 इंटू 30 कितना हो जाएगा 1500, 1550 1550 डिवाइडेड बाय कितना 19 हो गया। 19 से आप इसको कट कीजिए, 19 7 133, 19 8 152, 3 0 हो जाएगा, तो 19 क्या है 19 पॉइंट समथिंग, 81 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा बच्चे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 81 पॉइंट समथिंग, मतलब हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 82%। करेक्ट आंसर इज 82%। बोलिए बात समझ में आई क्या एवरीवन? आगे बढ़ सकते हैं, आपकी इजाजत हो तो। आदेश है आपका? चलिए अगर आपका आदेश है तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक ये लास्ट है कि अभी भी बचा हुआ है कुछ? अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 9 ही है ना। चलिए बच्चे देख लीजिए यहाँ पे क्या है। इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट।
किसी इलेक्शन में केवल 2 कैंडिडेट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कैंडिडेट P गॉट 50% लेस वोट्स देन Q। कैंडिडेट P को 50% कम वोट मिलता है किससे, Q से। Had Q got 200 votes less, there would have been a tie. What is the 8 times of the number of total votes polled? ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। उम्मीदवार P को Q की तुलना में 50% कम वोट मिले। यदि Q को 200 वोट कम मिले होते तो दोनों के बीच बराबरी हो जाती। कुल पड़े वोटों की संख्या का 8 गुना ज्ञात कीजिए। जितने भी वोट दिए गए उसका 8 टाइम्स आपको यहां पे निकालना है। ठीक है बच्चे, चलिए तो सबसे पहली चीज आप यहां पे देखिएगा कि P गॉट 50% लेस वोट्स देन Q। P को 50% कम वोट्स मिला। अरे 50% की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये होती है 1/2। 50% कम मिला, किसको कम मिला, P को मिला कम, किससे, Q से। P है, Q है। बच्चे अगर मैंने Q को मान लिया कि Q को अगर 2 यूनिट वोट मिला है तो इसको कितना मिलेगा, 1 यूनिट वोट मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 यूनिट। यानी कि रेशियो यहाँ पे यही हो गया, Q को अगर 2 यूनिट मिला तो इसको कितना मिलेगा, 1 यूनिट वोट मिलेगा। अरे बात समझ गए। तो अगर मैं इसको 2x मान लूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, x। यानी कि Q को अगर 2x वोट मिला तो P को x वोट मिला। यानी कि टोटल वोट आप बोलेंगे बच्चे कि टोटल वोट 2x प्लस x, यानी कि टोटल वोट जो दिए गए 3x दिए गए। 3x में से 2x Q को मिला और x किसको मिला, P को मिला। आगे बढ़िए। हैड Q गॉट 200 वोट्स, अगर Q को हैड Q गॉट 200 वोट्स लेस, अगर Q को 200 वोट कम मिलते देन क्या हो जाता, टाई हो जाता। टाई मतलब जानते हो टाई कब होता है, टाई कब होता है, जब दोनों कैंडिडेट को बराबर बराबर वोट मिलेंगे। एक को जितना मिला उतना ही अगर दूसरे को मिलेगा तभी टाई होगा, है ना। चलो तो टाई होने के लिए टोटल वोट 3x है और अगर टाई होगा, इसका मतलब अगर टाई होगा उस कंडीशन में P एंड Q दोनों को कितना मिलेगा, जब टाई होगा उस समय दोनों को वोट कितने मिलेंगे, 3x में से आधा इसको आधा इसको, यानी कि 1.5x वोट इसको मिलेगा एंड 1.5x इसको मिलेगा, तभी टाई होगा। बोलिए इतने से बात समझ पाए आप, बोले सर बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाई कब होता है बच्चे, टाई तब होता है जब Q को 200 वोट कम मिला होता, क्योंकि Q को तो ज्यादा वोट मिला था। तो Q को वोट मिला कितना है, 2x। Q को वोट मिला हुआ है 2x, इसको अगर 200 वोट कम मिला होता तो इसमें से 200 घटा दीजिए। Q की वोट इतनी थी, अगर इसको 200 कम वोट मिला होता तो ये क्या हो जाता, टाई हो जाता। मतलब यही वैल्यू किसके बराबर हो जाती, 1.5x के बराबर हो जाती। बोलो यहां तक आपको बात क्लियर है क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। इसको इधर लेके आ जाइए, 2x में से 1.5x जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएंगे 0.5x और ये 200 उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएंगी 200। तो 0.5x की वैल्यू 200 हो गई, इसको कट कर दोगे। कभी भी 0.5 से जब किसी को कट किया जाता है तो रिजल्ट डायरेक्टली उसका डबल हो जाता है। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 200 का डबल 400, यानी कि x कितना आ गया, x आ गया आपका 400। यहां तक बात क्लियर है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो आपसे पूछा जा रहा था व्हाट इज द 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड, जितने भी वोट डाले गए उसका 8 टाइम्स कितना होगा। तो बच्चे टोटल वोट कितने डाले गए हैं, 3x। टोटल वोट डाले कितने गए हैं, 3x। देखो यहाँ पे x कितना आ गया, 400। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू x 400 है तो 3 इंटू 400, इसकी वैल्यू हो जाएंगी 1200। लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि जितने वोट डाले गए उसका 8 गुना बताओ कितना होगा। तो 1200 का 8 टाइम्स कौन हो जाता है बच्चे, 9600 ही तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 9600 इज द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे जो चीज मैंने आपको समझाया। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये लास्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे जब आ ही गए हैं बच्चे तो एक बार मैं फिर से आपसे रिपीट कर देता हूं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, है ना। और ज्यादा से ज्यादा, अभी चैनल नया है, ग्रो कर रहा है, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। जितना आप हेल्प करेंगे उतना ही चैनल आगे जाएगा और उतना ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर के आया जाएगा इस चैनल पे, है ना। तो एक चीज जो आपकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इतनी सी चीज तो कर सकते हैं मेरे लिए, है ना। चलिए बच्चे यहां पे देखिएगा, तो ये जो क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ले लूं, जैसे मान लो एक सर्कल है, हालांकि एग्जाम में ऐसे मत करना, एग्जाम में तो फास्ट करना होगा, समझाने के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे। एक सर्कल है और सर्कल का ये क्या है आपका रेडियस है, मान लो ये सर्कल का क्या है रेडियस, ये सर्कल का
ये सर्कल का सेंटर है और ये रेडियस। क्वेश्चन में दिया था पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। पेरीमीटर किसको बोलते हैं बच्चे? हालांकि सर्कल के केस में पेरीमीटर नहीं बोला जाता है, सरकमफ्रेंस बोला जाता है, लेकिन ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो कोई इश्यू नहीं, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना दिया है यहां से यहां तक 28 सेंटीमीटर, इज 32 सेंटीमीटर मोर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यानी कि इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो सरकमफ्रेंस है 32 सेंटीमीटर ज्यादा है किससे? स्क्वायर से। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा उसमें से अगर हम 32 घटा देंगे तो वही स्क्वायर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो चलिए पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस को ही पेरीमीटर बोलते हैं, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस बच्चे होता है 2 पाई आर। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्या होता है? 2 पाई आर, जहां पे पाई की वैल्यू 22/7 लेते हो और आर का मतलब रेडियस हुआ, तो आप यहां पे रख दो 2 इंटू पाई मीन्स 22/7 और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? 28। अब इसको कट कर दो, 7 से जाएगा 7 4 जा, 22 4 जा 88, 88 का डबल करोगे तो 160 प्लस 16 176, यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस आ गया 176। अगर ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर, पी मतलब पेरीमीटर लिख दिया, किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा बच्चे? क्वेश्चन में दिया था सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है 32 ज्यादा है स्क्वायर से, तो अगर मैं यहाँ पे इसमें से अगर मैं 32 हटा दूं तो यही स्क्वायर का आ जाएगा, इसमें से माइनस कर दो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 144। तो बच्चे ये स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया। स्क्वायर जानते हो किसको बोलते हैं? स्क्वायर का मतलब एक ऐसा शेप जिसके चारों साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बताओ अगर मैंने एक साइड को a मान लिया तो ये भी साइड ये होगा, ये भी है, ये भी है, तो इसका पेरीमीटर हो गया 4a, यानी कि 4a की वैल्यू हो गई क्वेश्चन में 144। 4 से कट कर दोगे, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, a कितना आ गया बच्चे? 36। अब a 36 आ गया, a मतलब एक साइड कितना निकल के आ गया? 36। आपसे पूछा जा रहा था कि एरिया बताओ स्क्वायर का। एरिया कैसे निकालते हो? अगर साइड a है किसी स्क्वायर का तो उसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर। तो एक साइड 36 आ गया है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 36 का स्क्वायर। और बच्चे 36 का स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लास्ट में 6 है, इसका यूनिट करोगे तो लास्ट में 6 ही आना चाहिए, यूनिट 6 ही आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अच्छा, इन दोनों में यूनिट 6 है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो 36 का स्क्वायर 1296 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, निकालने का भी तरीका होता है, लेकिन बच्चे आप लोग तो स्क्वायर याद रखिए एटलीस्ट, है ना। आप ऐसे भी देख सकते हो, 35 का भी एक रूल होता है, 35 के रेफरेंस से लेकर के आगे पीछे जाते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको याद है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के वहां पे सीख लो कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं, सारी चीजें आपको वहां से समझ में आ जाएंगी। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चे? 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो मुझे लगता है कि मैं आपको चीजें समझा पाया। मुझे आपके सजेशन की जरूरत है, आपके सुझाव की जरूरत है, और अगर आप किसी भी तरह से कुछ बताना चाहते हैं, सेशन अच्छा लगता हो, तो आप अपनी जो भी आप बातें हैं उसको व्यक्त करिए कमेंट सेक्शन में जाकर के, क्योंकि जब आप वैसे बोलते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मैं चाहता हूं कि आपके एक्सपेक्टेशन पे मैं और खरा उतरूं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बच्चे आज का सेशन रहने देते हैं। मुझे अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।